नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम आपको द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय के संबंध में अपनी ये क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज हम इस क्लास में द्विवेदी युग के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से संबंधित कुछ विशेष तथ्य और उनकी प्रमुख रचनाएं तथा उनका जन्म और माता पिता के संबंध में यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने तथ्य पर चलते हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बोर्ड पर लिखा भी गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, तो आज हम अपने इस क्लास में द्विवेदी युगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय से संबंधित विशेष तथ्य लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था और इनके माता पिता कौन थे और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। ठीक, तो देखिए लिखा भी गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो आप इनको समझ लीजिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक, एक विशेष तथ्य हो गया। अब द्विवेदी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका हम जन्म देख लेते हैं कब हुआ था। इनका जन्म, ठीक, इनका जन्म जो है वह 1800, ठीक, सन 1800, जन्म जो है सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद, ठीक, यानी कहाँ, निजामाबाद में हुआ था। ठीक, निजामाबाद में हुआ था। उसके बाद पिता कौन थे इनके? पिता का नाम, ठीक, भोला सिंह। ठीक, उसके बाद माता इनकी जो थी, माता का नाम रुक्मणी देवी। ठीक, भोला सिंह इनके पिताजी का नाम था, माता का नाम रुक्मणी देवी था। ठीक, क्या था? रुक्मणी देवी। ठीक, और ये यानी जो है ये खड़ी बोली के कवि थे। ठीक, यानी क्या है, इनकी जो भाषा थी, भाषा अयोध्या सिंह की क्या थी? खड़ी बोली थी। ठीक, खड़ी बोली थी इनकी भाषा, जिसके कारण यानी इनका खड़ी बोली में ही इनका एक प्रथम महाकाव्य है, वह है प्रिय प्रवास। ठीक, तो इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के कवि हैं। उसके बाद इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद में। पिता का नाम भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी। इनकी भाषा जो थी वो क्या थी? खड़ी बोली थी। उसी क्रम में इनका निधन कब हुआ था? निधन भी हम देख लेते हैं। ठीक, निधन, तो इनका जो निधन है वह जो है यानी यानी इनकी भाषा है, तो इनका निधन जो है 1904 यानी क्या है 47 ईस्वी, यानी 1947 ईस्वी। ठीक, यानी 1947 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। अब इसी क्रम में हम कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं, यानी कौन काव्य रचनाएं हैं, कौन उपन्यास है। ठीक, तो यानी हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। देखिए क्या है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं।
ठीक, रचनाएं, रचनाएं हैं। तो रचनाओं में पहला जो हम देखेंगे वह क्या देखेंगे, काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं मतलब काव्य से संबंधित इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए काव्य से संबंधित इनकी कौन कौन रचनाएं हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो जैसे इनकी पहली जो रचना है काव्य से संबंधित, पहली जो रचना है वह है कृष्ण शतक। कौन सी रचना, कृष्ण शतक। ठीक, यानी इनकी जो पहली रचना है वह कृष्ण से शतक है, यानी कृष्ण शतक है। ये कब है, 1882। ठीक, यानी 1882 ईस्वी में। ठीक, 1882 ईस्वी। दूसरी जो रचना है इनकी है रसिक रहस्य। रसिक रहस्य, रसिक रहस्य, रसिक रहस्य यानी जो है 1899 ईस्वी। 1899 ईस्वी। उसी क्रम में इनकी काव्य की तीसरी रचना जो है, तीसरी काव्य रचना जो है, यानी इनकी जो है प्रेमाम्बुद वारिद। प्रेमाम्बुद, प्रेमाम्बुद। ठीक, यानी क्या है, प्रेमाम्बुद वार, प्रेमाम्बुद, प्रेमाम्बु वारिदी। ठीक, यानी क्या है, वारिदी। इनकी जो तीसरी रचना है वह क्या है, प्रेमाम्बुद वारिद। और ये कब है, 1900 ईस्वी में। यानी क्या है, 1900 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद इनकी है प्रेम प्रपंच। चौथी रचना है प्रेम प्रपंच। प्रेम प्रपंच यह जो है 1900, ठीक, 1901 ईस्वी में है। 1901 ईस्वी। उसी क्रम में फिर क्या है, अगली जो रचना है वह है प्रेमाश्रु श्रवण प्रश्रवण, यानी प्रेमाश्रु, प्रेमाश्रु प्रश्रवण। ठीक, प्रश्रवण, प्रश्रवण। ठीक, प्रश्रवण इसकी जो रचना है 1901 में है। यह भी कब है, 1901 ईस्वी में। ठीक, 1901 ईस्वी में। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह है क्या, प्रेमास, यानी प्रेम, प्रेमाम्बु प्रवाह। प्रेमाम्बु प्रवाह। प्रेमाम्बु प्रवाह कब है, ठीक, प्रेमाम्बु प्रवाह जो है यह है 1901, 1901 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद सातवीं रचना है इनकी प्रेम पुष्टहार। प्रेम पुष्टहार, प्रेम पुष्टहार। ये जो है 1904 ईस्वी में है। 1904 ईस्वी। ठीक, 1904 ईस्वी में। उसी क्रम में अगली जो है उद्बोधन। ठीक, उद्बोधन, उद्बोधन है। और यह रचना जो है 1906 ईस्वी में है। 1906 ईस्वी। उसी क्रम में है काव्योपवन। उसी क्रम में अगली रचना है काव्योपवन। ठीक, काव्योपवन। और यह कब है, काव्योपवन 1909 ईस्वी में है। 1909 ईस्वी। उसी क्रम में 10वीं रचना जो है इनकी वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास। ठीक, और प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी है। 1914 ईस्वी है। ठीक, और उसके बाद यही प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ठीक, उसी क्रम में अगली इनकी रचना है, अगली जो रचना है वह है कर्मवीर। कर्मवीर, कर्मवीर है 1916 में। 1916 ईस्वी में। उसी क्रम में है ऋतुमुकर। ऋतुमुकुर, ऋतुमुकुर है। ऋतुमुकुर कब है, तो ऋतुमुकुर है 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। उसी क्रम में अगली रचना है जो इनकी
वह है क्या है, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे। यह कब है, 1924 ईस्वी में है, 1924 ईस्वी। अगली जो है वह कौन सी है, अगली है पद्म पराग, पद्म प्रसून, पद्म प्रसून है। और यह कब है, 1927 ईस्वी में है, 1927 ईस्वी में। उसी में अगला जो है वह है बोल चाल, बोल चाल, यानी क्या बोल चाल है। और यह कब है, 1928 ईस्वी में है, 28 ईस्वी। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह जो है रस कलश 31 में है, रस कलश 1931 ईस्वी में। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह है यानी चोखे चौपदे, चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। यह कब है, तो यह जो है 1932 में है, 1932 ईस्वी में है। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह है 18वीं नंबर की, वह क्या है, फूल पत्ते, फूल पत्ते। और फूल पत्ते कब है, या जो फूल पत्ते 1935 में है। उसी क्रम में है कल्पलता, कल्पलता। और कल्पलता कब है, तो कल्पलता जो है 1937 में है, 1937 ईस्वी में। उसी क्रम में अगली जो रचना है वह है पारिजात, पारिजात। और पारिजात कब है, 1937 में है, 1937 ईस्वी। ठीक, 1937 ईस्वी में है। तो यानी ये इनके काव्य ग्रंथ हैं, यानी काव्य रचनाएं हैं। और भी हैं कुछ इनकी जो मुख्य हैं, वह क्या, जैसे 21 नंबर पर यानी जो है वह ग्राम गीत है। कौन सी है, ग्राम गीत। और ग्राम गीत कब है, ठीक, ग्राम गीत है। तो ग्राम गीत कब है, 1938 है, 1938 ईस्वी में। अगली जो रचना है वह इनकी है बाल कवितावली, बाल कवितावली, ठीक, बाल कवितावली। और यह कब है, 1939 में है, 1939 ईस्वी में है। उसी क्रम में अगली क्या है, ठीक, अगली जो है 23वें नंबर की, वह कौन सी है, हरिऔध सतसई, हरिऔध सतसई, ठीक। और यह कब है, 1940 ईस्वी में, ठीक, 1940 ईस्वी में। उसी में है वैदेही वनवास, कौन सी है, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास कब है, 1941 ईस्वी में है। अगली जो रचना है मर्म स्पर्श, कौन सी है, अगली जो है वह है मर्म स्पर्श, ठीक, मर्म स्पर्श कब है, 1952 में होगी, ठीक। यह कब है, 1952 ईस्वी में, ठीक। तो ये तो थे इनकी जो थी एक काव्य रचनाएं थी, ठीक। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक। और ये पेज नंबर 1 है, इसको हम देख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं किसको, अयोध्या सिंह उपाध्याय। और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जो जन्म है सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक। पिता का नाम भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी, भाषा इनकी खड़ी बोली। निधन इनका कब हुआ, 1947 ईस्वी को हुआ था। अब यानी काव्य यानी रचनाओं में हम पहले इनकी काव्य रचनाएं देख रहे हैं। तो इनकी पहली काव्य रचना है कृष्ण शतक, 1882 ईस्वी में, ठीक।
प्रकाशित हुई। उसके बाद रसिक संग्रह रसिक रहस्य 1899 में, प्रेमांबु वारिधि 1900 में है, प्रेम प्रपंच है 1901 में, प्रेमाश्रु प्रसरवण 1901 में, उसके बाद प्रेमांबु प्रवाह 1901 में, प्रेम पुष्टहार 1904, उद्बोधन 1906, काव्योपवन 1909, प्रिय प्रवास 1900, ठीक यानी क्या 14, कर्मवीर 1916, उसके बाद ऋतु मुकुर 1917, चुभते चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1900 यानी क्या 27 में है, बोलचाल 1928, रस कलश 1931 में है, चोखे चौपदे 1932 में है। उसके बाद फिर क्या है, फूल पत्ते 1935 है, कल्पलता जो है 1937 में है, और पारिजात या जो है 1937 में है। उसके बाद ग्राम गीत 1938, बाल कवितावली 1939, हरिऔध सतसई 1940 में, वैदेही वनवास 1900 जो है 41 में, और मर्म स्पर्श 1952 में है। अब हम यहाँ पर थोड़ा प्रिय प्रवास से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों के बारे में हम समझ लेते हैं कि प्रिय प्रवास क्या है। ठीक, देखिए इनका एक खड़ी बोली, एक देखिए प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास जो इनका ये है कि ये क्या है, प्रबंध महाकाव्य है। ठीक, तो ये क्या है, एक प्रबंध महाकाव्य, ये है प्रबंध महाकाव्य। ठीक, ये क्या है, इनका प्रबंध महाकाव्य। अभी इस प्रिय प्रवास, ठीक, इस प्रिय प्रवास का जो रस है, इसका जो रस है वह है शांत रस। कौन सा रस है, शांत रस। ठीक, प्रिय प्रवास का जो रस है वो क्या है, शांत रस है। और प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या भी क्या है, ठीक, यानी प्रिय प्रवास जो है ये शांत रस में है। उसके बाद फिर क्या है, और शांत के साथ श्रृंगार भी है, मतलब श्रृंगार रस भी है इसमें कहीं ना कहीं। और श्रृंगार क्या है, वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार में कौन सा है, वियोग श्रृंगार। ठीक, उसके बाद इस महाकाव्य में सर्ग कितने हैं, तो इस महाकाव्य में जो है वह कितने सर्ग हैं, तो यानी 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग, 17 सर्ग हैं। ठीक, कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग हैं। तो ये तो था इनका, हम अभी देख रहे थे क्या, यानी इनकी कुछ काव्य रचनाएं। तो अगले हम पेज में इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे इनका उपन्यास कौन सा है, इनकी आलोचना कौन सा, इनका संपादन यानी क्या है, तो इसको हम अगले पेज में देखेंगे। उसके बाद ठीक, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा मिटा देते हैं, तो इनकी हम जिससे कि अन्य कुछ रचनाएं देख सकें। ठीक है, तो इनकी अन्य कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे इनका उपन्यास क्या है। ठीक, तो उसको भी हम देखते हैं। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं किसको, हरिऔध जी को पढ़ रहे हैं। ठीक, आज हम पढ़ रहे हैं हरिऔध जी को। और ये क्या है, द्विवेदी युगीन कवि हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग ठीक के कवि हैं। ठीक, तो इनकी हम उसी क्रम में हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे इनके उपन्यास। ठीक, कब अभी तो हम देखे क्या, पहले नंबर पर हमने क्या देखा था, अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे क्या, उपन्यास, मतलब इनका उपन्यास कौन कौन सा है। तो इनके हम उपन्यास देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे इनका उपन्यास है, तो पहला है प्रेम कांता है। पहला कौन सा है, प्रेम कांता। ठीक, और यह कब है, यानी 1894 में है। ये कब है, 1894 ईस्वी में। ठीक, दूसरा इनका उपन्यास है, यह है ठेठ हिंदी का ठाठ, मतलब ठेठ हिंदी का ठाठ। यह प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ, यह कब है, यह जो है 1899 ईस्वी में, 1899। और यह जो है अभी जो यानी 22 में जो पीजीटी का पेपर हुआ था, पीजीटी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक, यानी 22 के पीजीटी के जो पेपर हुए थे 2022 का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक,
यानी जो 16 वाली वैकेंसी थी उसका एग्जाम 22 में होता, तो 22 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से आप जानते रहिए कि 22 के पीजीटी के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो है तीसरा प्रश्न है, यानी क्या, ओ सॉरी, तीसरा जो इनका उपन्यास है उसी क्रम में है अधखिला फूल। अधखिला फूल। और अधखिला फूल कब है? यह जो है 1907 में है। कब है? 1907 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद इनका एक और है जो क्या शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक, यानी ये तो इनके मौलिक उपन्यास हैं। ठीक, ये तीनों क्या है, यानी प्रेम कांता, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी के ठाठ, ये इनके मौलिक उपन्यास हैं। उसी क्रम में जो है यानी चौथा जो इनका उपन्यास है, तो यानी चौथा जो है वह है वेनिस का बांका। यानी क्या है? वेनिस का बांका। वेनिस का बांका। और ये क्या है, इसको भी आप समझ लीजिए। यानी जो शेक्सपियर हैं, इंग्लिश के शेक्सपियर, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक, मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है, का हिंदी अनुवाद है। ये क्या है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। यानी अंग्रेजी के जो शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर हैं, उन्हीं के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है। ठीक, और भी इनकी हम कुछ रचनाएं देख लेते हैं उसी क्रम में। यानी उपन्यास के बाद इनकी जैसे आलोचनात्मक इनका ग्रंथ कौन सा है, उसको भी हम इसी में देख लेते हैं। ठीक, तो फिर हम इसको दोहराएंगे, उसके बाद इसको हम एक बार रिपीट भी कर लेंगे। तो जैसे देखिए इनके यानी तीसरा, यानी क्या, तीसरा जो है उसी क्रम में, रचनाओं क्रम में इनका आलोचनात्मक, यानी क्या है? आलोचनात्मक रचनाएं, आलोचनात्मक रचनाएं, मतलब हरिऔध जी की आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? तो इसमें इनकी एक आलोचनात्मक रचना है, वह कौन सा है? हिंदी। ठीक, यानी हिंदी भाषा और हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। यह कब है? 1930 ईस्वी में। ये कब लिखा? यानी इसका भी आलोचना ये कब किए थे? तो 1930 ईस्वी में। ठीक, उसी क्रम में अगली जो इनकी है, यानी चौथा रचना क्रम में जो है, यह क्या है? इनका जो है संपादित रचनाएं। ठीक, मतलब संपादित रचनाएं। तो संपादित रचनाएं कौन सी है इनकी? तो संपादित रचनाओं में जैसे इनकी एक संपादित रचना है, कौन सी है? वह है कौन? कबीर ग्रंथ वचनावली। कबीर वचनावली। ठीक, कबीर वचनावली, इसको थोड़ा देखेंगे। कबीर वचनावली, वचनावली इनकी संपादित रचनाएं। ठीक, अब इनके हम क्या है, इनकी रचनाओं में कुछ ऐसे महाकाव्य हैं जिनके हम मूलतः सर्ग तो समझ ही लेते हैं कि किस महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। ठीक, तो यानी इसके हम थोड़ा इनके जीवन से संबंधित कुछ विशेष तथ्य को भी देख लेते हैं। यानी इनके रचनाकार और रचनाओं से या साहित्य से संबंधित कुछ विशेष तथ्य भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है। ठीक, तो जैसे हरिऔध से संबंधित विशेष तथ्य, यहाँ पर हम एक हेडिंग के तहत देखेंगे। हरिऔध से संबंधित विशेष तथ्य। ठीक, हरिऔध से संबंधित कुछ विशेष तथ्य।
जैसे इनकी जो एक विशेष तत्व में, हम पहले विशेष तत्व में हम देखेंगे इनका कृष्ण शतक, कृष्ण शतक प्लस मतलब कृष्ण शतक और रस कलश, रस कलश, ये दो जो रचनाएं हैं, ठीक, रस कलश यानी कृष्ण शतक और रस कलश रचना, ठीक, यानी कृष्ण शतक और रस कलश, ये रचना ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में है, ठीक। और शेष, इन दोनों के अतिरिक्त शेष रचनाएं जो बचती हैं, शेष रचनाएं खड़ी बोली में है, खड़ी बोली में, मतलब इसके अतिरिक्त इन दो रचनाओं को छोड़कर जो शेष बचती हैं वो कौन सी है? तो वो है खड़ी बोली में। दूसरा हम तथ्य देखते हैं, जैसे प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। उसी क्रम में दूसरा यानी इनका जो महाकाव्य है उसमें भी हम देख लेते हैं, जैसे वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 18 सर्ग हैं, ठीक। उसी क्रम में तीसरा जो था इनका महाकाव्य यानी जो था वह था पारिजात, ठीक। तो पारिजात, पारिजात में कितने सर्ग? पारिजात में जो सर्गों की संख्या वो है 15 सर्ग, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए हरिवंश से संबंधित कुछ, कृष्ण शतक और रस कलश किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। शेष सभी रचनाएं किस बोल यानी किस भाषा में है? खड़ी बोली में। प्रिय प्रवास में सर्ग कितने? 17। वैदेही वनवास में सर्ग कितने? 18। परिजात यानी क्या? पारिजात में कितने? 15। अब इनके हम कुछ उपनाम जान लेते हैं, मतलब इनको यानी इनके उपनाम, उपनाम हरिऔध जी के उपनाम कौन से हैं? इनको कवियों ने कुछ अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ये पहले यानी क्या है? कवि सम्राट, इनको कवि सम्राट कहा जाता है। दूसरा इनका उपनाम है आधुनिक युग का सूरदास, आधुनिक युग का सूरदास, ठीक, आधुनिक युग का सूरदास। तीसरा इनको कहा जाता है खड़ी बोली, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, ठीक। और किसके आधार पर? प्रिय प्रवास के आधार पर, प्रिय प्रवास महाकाव्य के आधार पर, ठीक। प्रिय प्रवास महाकाव्य के आधार पर इनको खड़ी बोली का यानी जो है प्रथम यानी महाकवि कहा जाता है। तो आइए इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ये जो था ये दूसरा पेज था, ठीक। तो देखिए दूसरे पेज में हम क्या देखा? पहले पेज में हमने इनके काव्य रचनाएं देखी थी और दूसरे पेज में हम इनके कुछ मूल अन्य। तो आज हम देख रहे हैं क्या? उपन्यास। उपन्यास में इनका जो पहला इन्हें उपन्यास है वह क्या है? प्रेम कांता। ये कब है? 1894 में। उसके बाद दूसरा जो है ठेठ हिंदी का ठाठ, ये कब है? 1899 में। और ये पीजीटी 2022 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है। उसके बाद है अधकिला फूल, ये कब है? 1907 में, ठीक। तो ये और ये इनके क्या है? मौलिक उपन्यास है, मतलब इनके मौलिक माने मूल, इनके मूल उपन्यास हैं, ठीक। उसके बाद एक इनका उपन्यास है वेनिस का बांका, और ये वेनिस का बांका जो है शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद है, यानी शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसी का हिंदी अनुवाद है, ठीक। उसके बाद इनकी एक आलोचनात्मक रचना है, तो यानी आलोचनात्मक रचना वा क्या? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कब है? 1930 ईस्वी में। उसके बाद इनकी एक संपादित रचना है कबीर वचनावली, ठीक। और हरिऔध से संबंधित कुछ यानी कृष्ण शतक, इनकी एक रचना कृष्ण शतक और रस कलश, ठीक। ये कब है? ये किस भाषा में है? तो ये है ब्रज भाषा में। शेष सारी रचनाएं किस भाषा में? खड़ी बोली में है। प्रिय प्रवास 17 सर्ग,
पारिजात 15 सर्ग, उसके बाद वैदेही वनवास 18 सर्ग। यानी इनके कुछ उपनाम है, तो उपनाम में इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है, आधुनिक युग का सूरदास कहा जाता है, और खड़ी बोली के प्रथम महाकवि किसके आधार पर? प्रिय प्रवास महाकाव्य के आधार पर। ठीक, तो आज हमने अपने इस क्लास में आपको जो है हरिऔध जो